कभी भारत के संविधान की किताब देखी है? अरे वही मोटी सी मुश्किल शब्दों वाली किताब जिसको देखकर ही लगता है कि यार ये कैसे याद होगा। कई स्टूडेंट्स के लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये पता है एक स्टूडेंट की असली फ्रस्ट्रेशन है। तैयारी करते करते बेचारे का दिमाग ही घूम गया। और ये सिर्फ एक की कहानी नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग संविधान को बस एक ऐसा सब्जेक्ट समझते हैं जिसे रटना पड़ता है परीक्षा पास करने के लिए। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कोई रटने वाली किताब है ही नहीं। बिल्कुल, मानसरोवर के इस विश्लेषण का यही तो निचोड़ है कि हमारा संविधान कोई सूखी बोरिंग किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की कहानी है, एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह। तो चलिए आज पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए और इस फिल्म को शुरू से, इसकी मेकिंग से लेकर इसके क्लाइमैक्स तक समझते हैं। हर बड़ी फिल्म की एक मेकिंग ऑफ स्टोरी होती है ना, कि वो बनी कैसे, किसने बनाई। तो चलिए हमारे संविधान की मेकिंग से ही शुरू करते हैं। आखिर ये कहानी लिखी कैसे गई? तो ये कहानी शुरू हुई 1934 में, बस एक आइडिया से। एम.एन. रॉय ने पहली बार ये ख्याल रखा कि भाई भारत का संविधान तो भारत ही बनाएंगे। बस फिर क्या था, ये विचार धीरे धीरे एक आंदोलन बन गया और आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी हमारी संविधान सभा। और इसी सभा ने इस ऐतिहासिक स्क्रिप्ट को लिखने का काम शुरू किया। अच्छा, इस फिल्म को बनाने में टाइम कितना लगा? पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सोचिए, लगभग 3 साल लगे दुनिया के सबसे बड़े हाथ से लिखे संविधान को तैयार करने में। ये दिखाता है कि इसके मेकर्स ने कितनी शिद्दत और कितनी मेहनत से इस पर काम किया था। और जानते हैं इस मास्टरपीस को अपनी खूबसूरत लिखावट में किसने उतारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, एक कमाल के कैलीग्राफर। जब उनसे पूछा गया कि आपकी फीस क्या होगी, तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, बस एक शर्त है, हर पन्ने पर मेरा नाम होगा और आखिरी पन्ने पर मेरे साथ मेरे दादाजी का नाम। ये होता है जुनून, देश की कहानी लिखने का जुनून। अब हर फिल्म की एक लॉग लाइन होती है, मतलब एक ऐसी लाइन जो एक झटके में पूरी कहानी का सार बता दे। हमारे संविधान की लॉग लाइन है उसकी प्रस्तावना, यानी कि प्रीएम्बल। सच कहूं तो ये हमारे संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना शुरू होती है इन जादुई शब्दों से, हम भारत के लोग। इतिहास में पहली बार सत्ता का सोर्स कोई राजा, कोई महाराजा या कोई अंग्रेज नहीं था, बल्कि भारत के आम लोग थे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने सत्ता को आलीशान महलों से निकालकर हम सबके हाथों में सौंप दिया। लेकिन एक मिनट, क्या ये लॉग लाइन इस फिल्म का हिस्सा है भी या नहीं? इस बात पर तो एक जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा हुआ। 1960 के बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट। 13 साल बाद 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना न सिर्फ हिस्सा है, बल्कि ये संविधान का एक बहुत ही जरूरी अभिन्न अंग है। और इसी कोर्ट रूम ड्रामे से पैदा हुआ मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि संसद यानी हमारी पार्लियामेंट संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो इसकी आत्मा को, इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ये सिद्धांत एक तरह का रक्षा कवच है जिसने हमारी न्यायपालिका को संविधान का गार्डियन बना दिया। तो फिल्म की लॉगलाइन तो सेट हो गई, अब आते हैं पूरी पटकथा पर, यानी कि स्क्रीन प्ले पर। हमारे संविधान का स्क्रीन प्ले है इसकी 12 अनुसूचियां, या जिन्हें हम शेड्यूल्स कहते हैं। ये वो 12 चैप्टर्स हैं जो देश को चलाने के सारे नियम कानून बताते हैं। अब ये 12 अनुसूचियां याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है, सही कहा ना? तो चलिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक आजमाते हैं जो एडवोकेट नीट और मानसरोवर जैसे कमाल के सोर्सेज से हमें मिली है। इसे हम नेताजी की कहानी से समझेंगे। यकीन मानिए, ये कहानी सुनने के बाद आप सारी अनुसूचियां कभी नहीं भूलेंगे। तो कहानी कुछ यूं है। एक नेताजी हैं, चुनाव जीतने के लिए उन्हें सबसे पहले क्या चाहिए? अपना इलाका, अपना क्षेत्र यानी टेरिटरी। ये है हमारी अनुसूची 1। अच्छा, अब क्षेत्र मिल गया तो नेताजी अपनी सैलरी भी तो पक्की करेंगे। ये हो गई अनुसूची 2। फिर वो पद की शपथ यानी ओथ लेंगे। ये है अनुसूची 3। इसके बाद राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की बात होगी। ये है अनुसूची 4। और आखिर में वो अपने क्षेत्र के आदिवासी इलाकों का प्रशासन संभालेंगे, जो आता है अनुसूची 5 और 6 में।
सिंपल। अब नेताजी को कानून बनाने हैं तो वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों की एक लिस्ट बनाते हैं। ये है अनुसूची 7। फिर जनता से बात करने के लिए ऑफिशियल भाषाएं तय करते हैं। ये है अनुसूची 8। इसके बाद जमीन से जुड़े कानून यानी लैंड रिफॉर्म्स पर काम करते हैं। ये है अनुसूची 9। फिर अपनी पार्टी को बचाने के लिए दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लाते हैं। ये है अनुसूची 10। और कहानी के अंत में नेताजी करते हैं विकास का काम, पहले गांवों में पंचायतों के जरिए और फिर शहरों में नगर पालिकाओं के जरिए। ये है हमारी आखिरी 2 अनुसूचियां 11 और 12। तो देखिए, एक कहानी से हो गई ना सारी अनुसूचियां याद। तो देखा, हमारा संविधान कोई मुश्किल पहेली नहीं है। ये तो एक जीती जागती कहानी है, एक ऐसा दस्तावेज जो हमारे साथ सांस लेता है, हमारे साथ बड़ा होता है, बदलता है। तो सवाल ये नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, असली सवाल ये है कि इस कहानी को, इस विरासत को हमेशा जिंदा रखने की जिम्मेदारी किसकी है। सोचिएगा जरूर।